बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 2 अप्रैल है, मंगल का दिन है। कल का दिन यानी कि 1 अप्रैल का दिन बड़ा ही हंगामा खेज रहा। बहुत बड़े-बड़े फैसले आए, बहुत बड़े-बड़े सरप्राइज मिले। लेकिन आप हैरान होंगे कि सरप्राइजेस का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। ये सरप्राइजेस सिर्फ कल तक महदूद नहीं थे, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कल 5 बड़े फैसले इमरान खान के हक में किए गए। जैसे कि आपने ये देखा कि फवाद चौधरी की जमानत हो गई, हमाद अजहर सामने आ गए, अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए। और फिर आपने ये देखा कि इमरान खान की जमानतें हो गई तोशाखाना वाले मामले में। और फिर आपने ये भी देखा कि काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो आज खुद नोटिस दे लिया। आज यानी कल के ये 5 बड़े फैसले, और आज एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है आज के दिन यानी कि 2 अप्रैल के दिन। और इन सबसे भी बड़ी चीज, इन सबसे भी आप समझ लेंगे कि बाब खबर वो इस अप्रैल के महीने में आ सकती है। यानी आप यूं समझिए कि ये एक इतनी बड़ी तब्दीली होने जा रही है। ये जो खबर जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, ये इतनी बड़ी तब्दीली होने जा रही है कि आप ये देखेंगे कि जो रावी का चैन ही चैन सुनाते हैं, उनका रावी ही चला जाएगा। जो ये बताते हैं कि जो है ना वो सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, उनकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी तब्दीली एक इस अप्रैल के महीने में होने जा रही है। अच्छा, इस वक्त आप ये देखें कि गवर्नमेंट के जो तेवर हैं, इनके बदले बदले लग रहे हैं। जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं ना, कौन कौन सी खबरें आ सकती हैं, और आज कौन सी खबर है, और इस महीने में कौन सी खबर आएगी। तो इसके लिए आप ये देखिए कि गवर्नमेंट के जो तेवर हैं वो बदले बदले लगते हैं। लगता है कि काजी फायज ईसा साहब पैगन है। ऑब्वियसली मसला ये है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि काजी फायज ईसा साहब ने उनके साथ धोखा किया है। धोखा से मुराद ये है कि पहले खुद बजाते खुद मिलने का कहा, मिलकर बुलाया, बुलाकर कमीशन बनाया, सब हंसी खुशी जब रहने लगे, और जब ये तय हो गया कि ठीक है एक रिटायर्ड जज कमीशन की सरबराही करेगा, फिर अचानक ये फैसला किया कि जब उस रिटायर्ड जज ने माजरत की, तो अचानक ये फैसला कर लिया कि सो मोटो हो जाएगा। वैसे तो ये सो मोटो ऐसे ही नहीं होना था। आपने इसके लिए भी आप ये जो है ना वो अपने जेहन में रखिए कि जो ये जजेस थे ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, और ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने जई तई फेर देनी थी। और जैसे मैंने कल आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहली बात ये कहेंगे कि आप काजी फायजा साहब और मंसूर अली शाह साहब इसमें ना बैठे, क्योंकि इन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया, नंबर वन। और दूसरा ये है कि इन्होंने इस पूरे मामले को चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने अपने आप को लिटा दिया, यानी कि जुडिशरी को लिटा दिया। तो अब ये ना बैठे। लेकिन फिर नाज़रीन कराम इन तक ये खबर पहुंची, और इन्होंने ये सो मोटो लिया। अब ये सो मोटो लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट के जो तेवर हैं वो बदल गए हैं। अब ये पड़ गए हैं, किस तरह से पड़ गए हैं मैं आपको बताता हूं। जरा सुनते जाइए, खबरें सुनते जाइए कि क्या क्या इस वक्त हो रहा है। सबसे पहली खबर यह है कि ये देखिए, वही ख्वाजा आसिफ साहब जो कि काजी फायजा साहब के और हालिया अदलिया के फैसलों की दाद देते नहीं थकते थे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने ये ट्वीट किया कि आला अदालतों पर टैक्स के पेंडिंग केसेस, इनकी मुद्दत और रकूम मुलाहजा फरमाएं। कुल रकम इन मुकदमात में 2700 अरब रुपए है, जो हमारे सालाना टोटल टैक्स का 1/3 है। इन मुकदमात की अगर एफबीआर मुज़ाकरात के बजाय के जरिए आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ले, या चाहे कम रकम ही वसूल कर ले, तो फिर भी हमारी माली मुश्किलात में खातरा कमी हो सकती है। अचानक कोर्ट के ऊपर तनकीद। फिर बात यहां पर नहीं रुकी, फिर वो आगे बढ़े। और डॉक्टर आयशा सईदा सदफ, ये कोई रैंडम अकाउंट था, रैंडम अकाउंट ने एक एम फजूल में एक खबर दी, एक फेक न्यूज दी। उन्हें लिखा जी, पिशावर हाई कोर्ट के जज 2 करोड़ लेकर 51 मुकदमात में एक दहशतगर्द को जमानतें दे दी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। पिशावर हाई कोर्ट के जज का सौदा हमाद अजहर के साथ बहरिया टाउन के एक बंगले में एक हफ्ता पहले फाइनल हुआ था। एवं रैंडम सी एक फेक न्यूज को ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि वजीर दिफा है इस मुल्क के, उन्होंने रिपोस्ट किया। तो नजर आता है कि ये अदालतों को पड़ गए हैं। दूसरा, आप राना सनाउल्लाह साहब को देखिए। राना सनाउल्लाह साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा खतरनाक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि अगर इमरान खान बाहर भी आ जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये मैं टू बी वेरी एग्जैक्ट कोट अनकोट पढ़ देता हूं, इमरान खान बाहर भी आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बाहर आएंगे तो कौम तो हम चले जाएंगे, हम आएंगे तो वो चले जाएंगे। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो बाहर आएंगे तो हमें जेलों में डाल देंगे, हम बाहर आएंगे तो इमरान खान को जेलों में डाल देंगे। नंबर वन बात तो यह है कि ये अपनी फैशिस्ट अप्रोच को जाहिर कर रहे हैं। नंबर टू ये है कि कहीं ना कहीं से अब ये लगता है कि इन्होंने जहन बना लिया कि इमरान खान बाहर आ गया है, बाहर आने वाला है। और इन्हें यह भी जहन बना लिया कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो उसका मतलब यह है कि जल्दी गवर्नमेंट भी इमरान खान को मिलने वाली है। इसीलिए ये इस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। अब जरा मामले को जरा घुमा के समझिए कि एक तरफ ये जो हुकूमती वजीर हैं ये अदलिया को पड़ गए,
عدلیہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے نا وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا۔ اور دوسرا، ناظرین کرام یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائیں گے تو پھر ہم اندر، یعنی کہ یہ ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں کہ عمران خان باہر بھی آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی طریقے سے پھر آج نہیں تو کل ان کو گورنمنٹ میں مل جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں آج جو بہت بڑی خبر مل سکتی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ آج خبر کیا آ سکتی ہے؟ کل ہم نے ان ساری خبریں جتنی بھی ناظرین کرام آپ تک خبریں پہنچی وہ ساری کی ساری سرپرائزنگ تھی، لیکن ایک سرپرائز جو تھا وہ سب سے امپورٹنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ عدالت کے اندر نیب کا پروسیکیوٹر کھڑا ہو کے کہتا ہے جی ہمیں عمران خان کی سزائیں معطل کرنے پر اعتراض نہیں ہے۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ 14 سال کی جب سزا دلوا رہے تھے تو نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دبڑ دب جھوٹے من گھڑت اور خود سے بنائے ہوئے الزامات لگائے اور خود سے بنائے ہوئے ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی، اور ان کا دل تھا کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ پھانسی ہو جائے اس میں، لیکن پھر بھی 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ آج اس 14 سال کی قید کو نیب کا پروسیکیوٹر کھڑا ہو کر اچانک یہ کیسے کہہ دیتا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ ہے۔ اس اشارے کے اوپر سید جو علی ظفر ہیں، بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے آج کے دن کے بارے میں کل پیشن گوئی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو سائفر والا، چونکہ آج جو بہت بڑی خبر ہے وہ سائفر کیس میں آ سکتی ہے، سائفر کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے پروسیکیوٹر کھڑا ہو کے کہے کہ ہم جو ہے نا وہ ضمانت کی معطلی تک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے انہوں نے نیب والے معاملے میں کیا۔ اب دیکھیے کہ ایکچولی یہاں پر تھوڑا سا معاملہ، چونکہ سائفر والا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سائفر والا معاملہ اس طرح سے مختلف ہے کہ یہاں پر ابھی جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں، ابھی جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی ہیں، ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکیل نے، یعنی کہ عمران خان کے وکیل نے دلیلیں دی ہیں، اب جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے نا وہ اپنے دلائل دے گی، تو لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ تو فائنل اپیل تک جائے گا۔ لیکن کل جو معجزہ ہم نے دیکھا، یہ معجزہ ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جائے تو پھر وہ جو جج قدرت اللہ صاحب نے وہ نکاح نامے والا اور وہ والا عدت والا کیس دیا ہوا ہے، وہ بھی پھر ہمیں اڑتا ہوا نظر آئے، تو کچھ بھی آج یہ بہت بڑی خبر ہمیں سننے کو مل سکتی ہے۔ لیکن جس خبر کی طرف ناظرین کرام میں اشارہ کر رہا ہوں نا، جو اس مہینے میں آ سکتی ہے، وہ اس مہینے کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہوگی۔ وہ اس مہینے کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہوگی۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے اس مہینے کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے کہ انٹیلیجنس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کہی جا رہی ہے، ہو رہی ہے۔ اسے اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آلریڈی اپریل کے مہینے میں کچھ پوسٹنگز ہونی ہیں، اپریل کے مہینے میں کچھ چینجنگ ہونی ہے، اور پھر یہ عدلیہ والا معاملہ آ گیا، پھر یہ 6 ججز والا معاملہ آ گیا، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو کٹی کٹا نکلنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تو کٹی کٹا نکالنا ہے۔ تو عین ممکن ہے وہ جو تبدیلی ہونی ہے، وہ تبدیلی بڑے سینئر لیول پہ تبدیلی ہے، بہت سینئر لیول پہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے اپریل کے اندر۔ اگر وہ تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھا جائے گا کہ کسی طریقے سے ججز کو بھی ٹھنڈا کیا جائے، دیکھیں نہیں ہم نے تبدیل کر دیا ہے، فلاں 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 کو فلاں کو تبدیل کر دیا ہے، تو یہ تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ سب سے بڑی۔ اور یہ ناظرین کرام تبدیلی کو پاکستان تحریک انصاف، بالخصوص پی ٹی آئی اور بالخصوص عمران خان انتہائی خوش آئند قرار دیں گے۔ جو یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے اپریل کے اندر، یہ موسٹ پروبیبلی ممکنہ طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ 90% چانسز ہیں کہ یہ تبدیلی ہو جائے گی۔ یہ جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اس کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بہت زیادہ اس کو خوش آئند قرار دے گی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تحریک انصاف کی بہت سارے معاملات میں جان چھوٹی۔ اب ناظرین کرام کہانی یہ بھی ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ یہ ابھی سرپرائزز آئیں گے اور سرپرائزز آئیں گے، وہ سرپرائز یہ ہوگا کہ جو قاضی فائزہ صاحب ہیں، یا جب یہ فل کورٹ کے بارے میں جو ابھی بالکل ٹانگ نہیں لگا رہے، جب وہ سنتے ہیں اس کیس کو سنتے ہیں، جب چونکہ پارٹی تو obviously وہ 6 ججز ہی ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، تو جب وہ اس کو کیس کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے، فہد شہباز خان نے یہ خبر دی تھی کہ یہ جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، 184/3 کے لیے کہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ نہ بیٹھیں۔ اب ناظرین کرام یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے، بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے کہ جناب جب یہ جو ہے نا وہ 7 ججز بیٹھے سننے کے لیے کیس، تو عین ممکن ہے کہ جو یہ 6 ججز ہیں وہ یہ کہیں کہ جناب یہ 2 جو ججز ہیں جنہوں نے عدلیہ کے آگے، عدلیہ کو جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹو کے آگے سرنڈر کرایا، پلیز یہ ہمارا کیس نہ سنیں، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو پھر ایسے موقع کے اوپر جب عدالت کے اندر آ کے اس طرح سے کہہ دیا جائے تو پھر کوئی ان کے پاس چارہ نہیں بچتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی، جب 2.5 گھنٹے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان 6 ججز سے اپنے گھر میں ملے تھے، تو اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے میری پیٹھ میں
खंजर जो है ना वो घोंपा है, आपने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, यानी कि बात इस हद तक बड़ी हुई है। तो अगर ये ओपन कोर्ट के अंदर आकर ये कह देते हैं कि जनाब हमें आप पर जो है ना वो नहीं है यकीन, तो इनको साइड पर हटना पड़ेगा। अच्छा ये देखें ना, ये वही काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो छोटी-छोटी बातों पे रूठ जाया करते थे। आपको याद है, आपको आज एतजाज़ अहसन साहब ने उस बारे में जो है ना वो इशारा भी दिया है। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं यानी कि मैं तरले कर रहा था, यानी कि हमने वो देखी हुई है लाइव, उस बारे में कि जनाब एतजाज़ अहसन साहब तरले और मिन्नतें करते रह गए कि जनाब हुज़ूर सुनिए, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उस बेंच से उठकर चले गए थे। काज़ी फ़ाइज़ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले में जब उमर अता बंदयाल साहब ने फौजी अदालतों का बेंच बनाया था, तो उसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा को भी शामिल किया था। तो काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा था नहीं जी मैं नहीं बैठना चाहता जब तक वो जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर अमल दरामद ना हो जाए। तो ये उठकर चले गए थे और ये कहते थे हाँ, साथ में फुल कोर्ट बनना चाहिए। आज वही काज़ी फ़ाइज़ साहब फुल कोर्ट नहीं बना रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक बड़ी भोंडी सी लॉजिक जो है ना वो रऊफ़ क्लासरा को देते सुनी। रऊफ़ क्लासरा साहब पता नहीं कैसे बदल गए हैं। मैं तो वैसे लोगों को चेहरों को देखता हूँ और हैरान होता हूँ कि यार ये मतलब क्या से क्या हो गए देखते-देखते। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ सम टाइम लोगों को देख के। तो रऊफ़ क्लासरा साहब नाज़रीन इकराम ये वो शख्स हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब ये वो शख्स हैं जो दिन-रात इमरान खान के कसीदे पढ़ा करते थे। आज वो ये कहते हैं जी पीटीआई को समझ नहीं आती कि अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद अगर 7 जज को फैसला देते हैं तो फिर उनको 8 ने सुनना होगा, ये फुल कोर्ट की बात करते हैं। तो यही वो मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, शायद रऊफ़ क्लासरा साहब ने उस केस को फॉलो ना किया। हम तो उस केस को जो है ना वो फॉलो कर रहे थे। तो यही वो नुक्ता है जो बार-बार आयशा मलिक, यही वो नुक्ता है जो बार-बार जस्टिस मुनीब अख्तर उठाते रहे, बार-बार ये कहते रहे कि बताइए कि जनाब जस्टिस एजाज़ उल एहसन इस बारे में बोलते रहे कि बताइए कि जनाब जब ये सुना जाएगा, जब ये केस उठाया जाएगा, यानी कि अगर फुल कोर्ट सुनता है तो उसके ऊपर अपील क्या होगी? तो उसके ऊपर यही डिसाइड हुआ था कि जब फुल कोर्ट सुनेगा तो उसके ऊपर अपील नहीं होगी। तो शायद रऊफ़ क्लासरा साहब ने तो वो नहीं देखी चीज़ें, हमने खैर उसको फॉलो किया है। तो बात ये है नाज़रीन इकराम कि अगर फुल कोर्ट उसको देखेगा तो अपील नहीं होगी और फुल कोर्ट को इसको देखना चाहिए। अब इनके पास जो है ना वो जान बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए रंग-बिरंगी नाज़रीन-ए-किराम जो है ना वो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, रंग-बिरंगी बातें की जा रही हैं, रंग-बिरंगी जो है ना वो तौजीहात को जो है ना वो गढ़ा जा रहा है। इसी तरह से किया जाता है जब आपके पास जो है ना वो कोई चीज़ बाकी बचे ना। अच्छा जनाब एक और खबर सुन लीजिए, वो ये खबर भी है कि काज़ी साहब ने और इनके हमनवाज़ जजेस ने बहुत सारे मामलात पे डंडी मारी है, ये भी पता चला है। वो भी रास्ते वो भी मामलात खुलेंगे और वो भी सरप्राइज़ेज़ हैं इसी महीने के अंदर। वो किस तरह से जनाब पता है ये चला कि ये जो कहानी हमें सुनाई गई ना जो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज़ में जारी हुई, उसमें जो बताया गया जी अक्सरियती जजेस ने कहा जी कमीशन की तरफ जाना चाहिए और ये और वो और पहले ये कहा गया जी चीफ एग्ज़ीक्यूटिव से मिलना चाहिए। तो पता ये चला है नाज़रीन इकराम कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। यानी कि खास तौर पर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के बारे में इस फुल कोर्ट के अंदर कोई बात ही नहीं हुई है। और ये मामला इस तरह से एक्सपोज़ हुआ कि जब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कहा कि मुझे मीटिंग मिनट्स दीजिए। वो जो फुल कोर्ट की गुफ्तगू हुई मुझे उसके मीटिंग मिनट्स दीजिए। तो इस मीटिंग मिनट्स को क्या देना था, अगलों ने मामला ही ठपा-ठप कर दिया है और आखिरकार उनको जो है ना वो इससे जान छुड़ानी पड़ी, जान खुलासी करनी पड़ी, बल्कि चार्जशीट करके वो गए कि जनाब आपने तो टीआरज़ में ये तय ही नहीं किया है। तो जो मीटिंग मिनट्स को छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जिसके बारे में इल्म नहीं है, कुछ तो है जिसको आप ढका-छुपा रहना देते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आज ये एक बड़ी खबर आ सकती है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इमरान खान की रिहाई इतनी जल्दी नहीं होगी। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है वो कि पीटीआई के वुकला और इस तरह से इस वक़्त जो है ना वो कुछ और तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इस वक़्त लगता है कि इस स्टेज के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई थोड़ी-सी मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखते हैं आज का दिन क्या खबरें लेके आता है और ये पूरा अप्रैल जो है वो क्या खबरें लेके आता है। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।